हाय एवरीवन, दिस इज अंकित राज। आप लोग जानते होंगे मेरे को, राइट? इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, इट्स रियली बिन अ लॉन्ग टाइम वी हैव सीन ईच अदर। डोंट वरी, आपसे रेगुलर रहूँगा। पहले के लिए सॉरी, थोड़ा सा बिजी चल रहा था लाइफ में। तो लेट मी शेयर द पीडीएफ विद यू फर्स्ट। पीडीएफ देख के आपको दिख रहा होगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 10th चैप्टर, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। स्टार्ट करें। चलो। लाइट लाइट से पहले डार्कनेस। क्या है डार्कनेस? डार्कनेस क्या है? व्हाट इज डार्कनेस? जब तक अंधेरे के बारे में नहीं मालूम होगा तब तक रोशनी के बारे में जानकर क्या करोगे? अरे अंधेरा है तभी तो रोशनी का महत्व है। अंधेरा ही नहीं होता तो रोशनी क्यों होता, है ना? तो द वेरी फर्स्ट एंड बेसिक थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ इज डार्कनेस इज जस्ट द एब्सेंस ऑफ लाइट। लाइट नहीं है वहाँ, डार्कनेस है, राइट? और मान लो ये हाथ है मेरा, यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे लाइट आएगा, पीछे शेडो फॉर्म होगा। शेडो क्या? डार्कनेस, एब्सेंस ऑफ लाइट। लाइट पास नहीं कर पा रहा है पीछे, इस वजह से वहाँ अंधेरा है, राइट? सो दिस आर वेरी बेसिक थिंग्स। दूसरा है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन, राइट? बॉल लिए एक बॉल लिए, बॉल पकड़ के दीवार पे ऐसे फेंक के मारे। दीवार पे जब बॉल फेंक के मारोगे तो बॉल जाके दीवार में टकराएगा और बाउंस बैक करेगा, मतलब बॉल रिफ्लेक्ट करेगा, राइट? फिजिक्स के टर्मिनोलॉजी में लाइट को ऐसे ही बोलते हैं। लाइट और रिफ्रैक्शन क्या? तो लाइट क्या करता है कि लाइट रिफ्लेक्ट भी करता है, टकरा के वापस भी आता है और आर पार भी जाता है ना? लाइट कुछ कुछ ऑब्जेक्ट होता है जो खुद का अपना लाइट एमिट करता है, कुछ कुछ ऑब्जेक्ट होता है जो दूसरे का लाइट एमिट, लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। इस सब के बारे में तुम लोग जूनियर क्लासेस में बेसिक से ये सब पढ़े होंगे। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, लेट अस मूव ऑन अहेड। लाइट इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल कॉल्ड एज फोटोन। फोटोन पार्टिकल से बना है लाइट, ठीक है? फोटोन पार्टिकल क्या? फोटोन पार्टिकल का वेट होता है, मास होता है। Is photon a matter? Is light a matter? Anything which occupies space and has some mass is called as matter, right? 9th class में पढ़े होगे। तो this is the question for you. I want you to answer it in my comment section. Is light a matter? Is the particle photon a matter or not? गूगल करो, सर्च करो, जहाँ से जो जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है आके बताओ। लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन पार्टिकल। लाइट क्या है? बेसिकली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना? हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत सारा, बहुत तरीके का, हाइड्रो पावर एनर्जी, तो बहुत तरीके का एनर्जी होता है। तो उसमें लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उसका बेसिक काम क्या है? इट गिव्स अस द पावर ऑफ विज़न। विज़न का पावर देता है, देखने का पावर देता है। जब तक लाइट किसी पर्टिकुलर चीज़ पे टकरा कर हमारे आँख पे नहीं पहुँचेगा तब तक हमको वो चीज़ दिखाई ही नहीं देगा। क्यों? सही बात है कि नहीं? अब अगर तुम अभी रात में देख रहे हो वीडियो, अंधेरा है, लाइट ऑफ कर दो, कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन तुम जो वीडियो देख रहे हो सिर्फ वो दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि स्क्रीन का लाइट क्या कर रहा है? तुम्हारे डायरेक्ट आँख पे पड़ रहा है और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है तुम्हारे, तो स्क्रीन तुम्हें दिखाई देगा, बाकी स्क्रीन के उस तरफ कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि लाइट डायरेक्ट आ रहा है ना? तो जहाँ से भी जिस चीज़ से लाइट टकरा के आँख पे पड़ेगा वो चीज़ दिखाई देगा। जो चीज़ पे लाइट नहीं पड़ेगा वो चीज़ हम लोग को दिखाई नहीं देगा क्योंकि वहाँ से टकरा के आँख के पास लाइट पहुँच ही नहीं रहा। तो दिस इज़ द वेरी बेसिक थिंग। ये लाइट के बारे में हम लोग जान गए। लाइट क्या करता है कि रे में ट्रेवल करता है। रे एक मैथमेटिकल वर्ड है, तुम लोग पढ़े होगे। रे मतलब क्या होता है? एक एंड पॉइंट फिक्स होता है, दूसरा इनफाइनाइट होता है, कहीं भी जाएगा। लाइट जनरली, लाइट का सोर्स जो है, मेजर सोर्स है वो सनलाइट है ना? तुम बोलोगे बल्ब है, बल्ब को भी पकड़ लो तो उसका एक फिक्स पॉइंट होता है। हम लोग को पता होता है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन कहाँ तक जाएगा नहीं मालूम होता है, राइट? कहीं तक भी इजीली ट्रेवल कर सकता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ रे ऑफ लाइट, ठीक है? और बहुत सारा रे एक साथ है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइट रेज कम, राइट? मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइट रेज वो आते हैं एक साथ। दैट इज कॉल्ड एज बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं उसको? बीम ऑफ लाइट। एंड दोज बीम विल ऑलवेज बी पैरेलल टू ईच अदर। हमेशा
कोई जिगजैग मोशन में नहीं आता है, कोई टकरा नहीं जाएगा एक दूसरे से। ऑलराइट, नेक्स्ट we are going to talk about reflection. We have already known the definition of the reflection is, that is the bouncing back of light is called as reflection. तो रिफ्लेक्शन का ना कुछ लॉज होता है, बहुत बेसिक लॉज होता है। अगर लाइट आया आके टकराया, लाइट आया आके टकराया, टकरा के वापस गया, टकरा के वापस गया, राइट। मान लो ये एक प्लेन सरफेस है, लाइट आया यहाँ इस पर टकराया, टकरा के वापस गया, ठीक है। तो ये जो लाइट रे है जो आके टकराया है, दिस विल बी कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। रे बोलते हैं ना बेसिकली, दिस विल बी कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। और जो टकरा के वापस गया है, दैट विल बी कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। द रे विच इज इनसाइडिंग, जो आ रहा है, घुस रहा है, दैट रे इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। और जो रे वापस जा रहा है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड। ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड। और इस प्लेन पे इस पॉइंट पे टकराया, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पे टकराया, इसी पॉइंट से हम लोग एक इमेजिनरी 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं, एकदम स्ट्रेट। इसी पॉइंट से इमेजिनरी 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं एकदम स्ट्रेट। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? सॉरी यार, छूट गया। नॉर्मल, इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। अब अगला चीज ध्यान से सुनो, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा है कि नहीं? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एक एंगल बन रहा है कि नहीं? दो एंगल बन रहा है, ठीक है। दो एंगल बन रहा है, कौन कौन सा? इंसिडेंट रे जो आ रहा है और रिफ्लेक्टेड रे जो जा रहा है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो बीच में परपेंडिकुलर लाइन है, उन दोनों के बीच में एक पार्टिकुलर ही एंगल बन रहा है। फिर रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में भी एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला एंगल का साइन होता है, मैथ्स में पढ़े होगे, है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलते हैं, इस वाले एंगल को, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों हमेशा इक्वल होता है। मतलब जिस एंगल से तुम बॉल को नीचे टप्पा मारोगे, उसी एंगल से बॉल वापस ऊपर की तरफ जाएगा। जिस एंगल से नीचे टप्पा खाएगा, उसी एंगल से ऊपर की ओर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? वैसे ही लाइट जिस एंगल से टकराएगा, यहाँ जो एंगल बना उसी एंगल से नीचे आ जाएगा। जिस एंगल से नीचे से गया टकराया, उसी एंगल से वापस ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट करेगा। वो क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बनता है नॉर्मल से, एक बीच में एक इमेजिनरी लाइन हमेशा बना लेना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहाँ टकरा रहा है, दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक परपेंडिकुलर बना लेना, उससे जो एंगल बनेगा, दैट एंगल विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन इट विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीज़ समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे द डायग्राम हैज बीन गिवन ऑलरेडी। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या है कि हमेशा एंगल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करता है, एक पॉइंट पे लाई करेगा हमेशा। एंगल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल will lie on the same plane, will lie on the same plane। हमेशा एक सेम प्लेन पे लाई करेगा। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे आज टकराया तो रिफ्लेक्टेड रे कहीं और से निकल जाए। जिस पॉइंट पे टकराया है, उसी पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे वापस जाएगा। यहाँ टकराया है तो यहाँ से नहीं निकल सकता है कभी, समझे? ये प्लेन और ये प्लेन डिफरेंट रहता है। सेम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हम लोग वन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। तो सेम प्लेन, angle of incident ray, reflected ray and normal will lie on the same plane। आगे प्लेन मिरर।
देखो मिरर बेसिकली दो तरीके का होता है, एक होता है प्लेन, एक होता है स्फेरिकल। ठीक है, प्लेन मिरर जनरली देखो यहाँ दिया हुआ है सीधा स्ट्रेट, जो घर में आईना वाइना रहता है ना, दैट इज कॉल्ड एज प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि एक स्फेयर इमेजिन कर लो, उसका एक कर्व, कोई भी एक कर्व या तो बाहर से शाइनिंग रहेगा या तो अंदर से शाइनिंग रहेगा। ठीक है, ये इसमें बाहर से शाइनिंग है, ये रफ सरफेस है, ये वाला रफ सरफेस है, ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, वो रफ सरफेस ड्रॉ करते हैं। इसमें भी देखो प्लेन मिरर में भी पीछे रफ सरफेस है, खुरदुरा खुरदुरा सरफेस है। तो उस पर क्या होता है, एंगल प्रॉपर बन ही नहीं पाता है, नॉर्मल प्रॉपर बन ही नहीं पाता है। ठीक है, तो लाइट सीधा जाकर टकराया, अब वो प्लेन इतना खुरदुरा है कि वहाँ पे लाइट टकरा कर रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाता है, शाइनिंग सरफेस चाहिए लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो प्लेन मिरर या स्फेरिकल मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, आगे आगे डिटेल में हम लोग बात करेंगे, पहले प्लेन मिरर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ए बी नाम का, ये ए बी है, मान लो ये इसका नाम रख देते हैं हम लोग चोर। चोर एक नाम है मान लो, ठीक है, चोर यहाँ पे खड़ा है। अब चोर का काम क्या है कि वो अपने आप को, चोर अपने आप को आईने में देख रहा है, चोर अपने आप को आईने में देख रहा है। तो आईने में वो अपना, उसका जो इमेज जो आईने में बन रहा है, आईना में देखेंगे तो आईना के पीछे ही इमेज बनता है ना जनरली, जहाँ तक हम लोग देखते हैं। तो जब चोर अपने आप को आईना में देख रहा है, तो जितना दूर चोर खड़ा है उतना ही दूर उसका इमेज भी बनेगा, है ना। आईना में भी वो उतना ही दूर पीछे खड़ा होगा, उतना ही दूर इमेज बनेगा। ठीक है, चोर का जो हाइट होगा उसी हाइट का इमेज बनेगा, है ना। जो हाइट इधर होगा वही हाइट आईना के पीछे भी होगा। ये नहीं है कि इधर छोटा है उधर बड़ा हो जाएगा। अगर बड़ा छोटा हो रहा है मतलब वो प्लेन मिरर नहीं है, वो कोई और मिरर है। उसके बारे में हम लोग आगे बात करते रहेंगे, चिंता मत करो। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, ये डिस्टेंस सेम हो जाता है, हाइट सेम हो जाता है। एक चीज़ होता है लैटरल इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड। लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन दाहिना का बाया, बाया का दाहिना। एम्बुलेंस में देखे होगे, एम्बुलेंस में कैसे लिखा रहता है, ए, रुक जाओ ये जूम करने में थोड़ा सा लैग हो गया, ए ऐसे लिखा रहता है ना, एम बी यू एल ए एन, यार क्या हो रहा है, अगला बार से जूम नहीं करेंगे, इतना ही रखते हैं। चलो, फिट टू द स्क्रीन। तो ए एम बी यू एल ए लिखा जाना भाई, ए एन सी ई, ऐसे ही लिखा रहता है ना एम्बुलेंस में उल्टा लिखा रहता है, राइट। क्यों, क्योंकि आईना प्लेन मिरर जो होता है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है, रियर व्यू मिरर जो होता है वो प्लेन मिरर होता है। तो उसमें नहीं, रियर व्यू नहीं, मतलब ठीक है, उसमें लैटरल इन्वर्जन होता है, जिसकी वजह से आईना में लोग को दिख जाए कि दाहिना का बाया, बाया का दाहिना है। तुम सेल्फी भी लेते होगे तो सेल्फी में भी तुम्हारा जब ये जो अगर कुछ लिखा हुआ है डिजिट विजिट तो वो चेंज हो जाता है, पलट जाता है। जैसे कि अगर राइट हैंड उठाओगे तो लेफ्ट हैंड उठ जाएगा, आईना के सामने भी जैसे राइट हैंड उठाओगे तो वो अपना लेफ्ट हैंड उठाएगा पीछे। तो ये सारा चीज़ होता है लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन। लेफ्ट साइड राइट साइड दिखता है, राइट साइड लेफ्ट साइड दिखता है, साइज सेम है, इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है। मिरर में तो बिहाइंड द मिरर बनता है नहीं, बहुत सारा ऐसा मिरर होता है उसमें मिरर के बाहर बनता है इमेज, इसीलिए मिरर के पीछे बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल। क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, एक और चीज़ बता देते हैं, जहाँ जहाँ इमेज वर्चुअल रहेगा ना वहाँ वहाँ इमेज एरेक्ट रहेगा। एरेक्ट का मतलब सीधा, स्ट्रेट, सीधा खड़ा होना। जहाँ जहाँ इमेज वर्चुअल रहेगा मतलब आईना के पीछे रहेगा, मिरर के पीछे रहेगा। जहाँ जहाँ, ध्यान से सुनो फिर से बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ मिरर के
पीछे इमेज बनेगा, उस कंडीशन में उसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलेंगे। वर्चुअल क्यों? क्योंकि हकीकत नहीं है। रियल वर्चुअल, रियल मतलब क्या? हकीकत, आईना के सामने बाहर का दुनिया, और वर्चुअल मतलब क्या? आईना के अंदर का दुनिया। आईना के अंदर हकीकत नहीं है तो वर्चुअल है, आईना के बाहर रियल है, हकीकत है तो रियल इमेज। लेकिन इमेज तो सर सारा वर्चुअल ही होना चाहिए। नहीं, ऐसा फिजिक्स में नहीं रखा गया है। जनरली हम लोग को तो ये भी पता नहीं है कि हम लोग रियल है कि वर्चुअल है। फॉर सपोज अभी तुम बहुत स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में, बहुत मज़े कर रहे हो, या फिर जो कुछ भी तुम्हारे लाइफ में अभी सिचुएशन चल रहा है तुम कर रहे हो, और अचानक से तुमको पता चलता है कि एक बहुत बड़ा सपना देख रहे हो तुम 100 साल का, और अचानक से वो एक रात में ख़त्म हो जा रहा है। पॉसिबिलिटी तो है। तो हम लोग को नहीं मालूम है कि वी आर लिविंग इन अ रियल वर्ल्ड और अ वर्चुअल वर्ल्ड। वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। सो डू नॉट वरी। आगे बात करते हैं। तो वर्चुअल जनरली क्या हुआ? आईना के अंदर वाला को हम लोग वर्चुअल बोलते हैं। आईना के बाहर जो, जैसे कि हम लोग आईना के बाहर है तो हम लोग रियल हुए। ऑब्जेक्ट रियल होता है, इमेज प्लेन मिरर में वर्चुअल होता है। तो जहाँ जहाँ वर्चुअल रहेगा वहाँ वहाँ इमेज एरेक्ट रहेगा। हमारा जो इमेज बनता है आईना के पीछे वो सीधा ही रहता है ना, एरेक्ट। हाँ, जहाँ जहाँ रियल बनेगा वहाँ वहाँ इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड मतलब अगर ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, उल्टा है ना, ऐसे ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, है ना। तो रियल के रट लो इसको, हर जगह यही केस होने वाला है। वर्चुअल के साथ इरेक्ट इमेज आएगा, रियल के साथ इन्वर्टेड इमेज आएगा। आगे हम लोग करके देखेंगे भी कैसे रियल के साथ इन्वर्टेड आएगा, वर्चुअल के साथ इरेक्ट आएगा। हमको याद है, तुम भी याद कर लो, रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट, रियल के साथ इन्वर्टेड वर्चुअल के साथ इरेक्ट, 1000 बार रट जाओ, वो याद हो जाएगा। अब आते हैं स्फेरिकल मिरर पे। स्फेरिकल मिरर दो तरीके का होता है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको दिख रहा है ना, दिस इज कॉनकेव मिरर, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान से देख लो। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हम पहचानेंगे कैसे, हमको याद कैसे रहेगा? तो कॉनकेव, जिसका शाइनिंग सरफेस जो है वो केव बना हुआ हो, शाइनिंग सरफेस। देखो इसका शाइनिंग सरफेस केव बना हुआ है, अंदर वाला सरफेस जो है गड्ढा, गड्ढा वाला साइड केव बना हुआ है। देन दिस इज कॉल्ड एज कॉनकेव मिरर। और यहाँ पे द बल्जिंग ऑफ द मिरर, बल्जिंग जहाँ पे हो रहा है, that sort of mirror will be called as convex mirror. The shining surface will be falling upon the bulging side. That sort of mirror will be called as convex mirror. तो ये चीज़ ध्यान में रखना। कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जिंग मतलब इसमें लाइट टकराएगा तो हमेशा अंदर के तरफ ही जाएगा, अंदर के तरफ ही जाएगा टकराने के बाद। तो वो कन्वर्ज हो रहा है, अंदर के तरफ जा रहा है। कहीं कहीं हाईवे देखोगे, बहुत सारा हाईवे आके एक जगह ऐसे मिलने लगता है, तो उसको हम लोग कन्वर्जेंस बोलते हैं, जहाँ कन्वर्ज हो रहा है, मिल रहा है। डाइवर्ज मतलब बाहर की ओर जाना, द डाइवर्जिंग, बाहर की तरफ निकलना। तो यहाँ पे अगर टकराएगा तो ऐसे बाहर जाएगा, यहाँ पे लाइट टकराएगा तो बाहर जाएगा, फैलेगा बाहर की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग। अंदर की तरफ आएगा तो कन्वर्जिंग, बाहर की तरफ जाएगा तो डाइवर्जिंग। तो वो चीज़ ध्यान में रखना, कॉनकेव इज कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स इज डाइवर्जिंग। देख लो ना यहाँ पे जो प्लेन बन रहा है, यहाँ तुम अंदाज़ा लगा लो ना, यहाँ से टकराएगा तो ये प्लेन का एंगल कहाँ कैसे बनेगा? ऐसे नॉर्मल बना के चेक कर लो। इसका नॉर्मल कभी ऐसे बन सकता है क्या? कभी नहीं बन सकता है। इसका 90 डिग्री कैसे बनेगा? 90 डिग्री इसका बना के देख लो, यहाँ ऐसा अगर 90 डिग्री बनेगा तो ये ऊपर जाएगा, है ना। हमेशा प्लेन देख लेना, हल्का सा ऊपर की तरफ है तो वहाँ पे छोटा सा लाइन खींचना और उसको वहाँ पे एक नॉर्मल बना देना। नॉर्मल जैसे ही बनाओगे ना, तुमको अंदाज़ा लग जाएगा कि रिफ्लेक्टेड रे किधर जा रहा है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर, कर्व्ड इनवर्ड, केव से याद रख लेना। कर्व्ड इनवर्ड मतलब केव मतलब कॉनकेव, कर्व्ड आउटवर्ड दूसरा जो है वो कॉन्वेक्स होगा। सो डोंट वरी। नाउ फ्यू बेसिक टर्म्स and terminologies we are going to talk about. See, this is, which mirror is it? कौन सा मिरर है? स्फेरिकल नहीं, कॉनकेव मिरर, केव। केव देखो, केव शाइनिंग सरफेस क्या है? केव। अब इस पर हम लोग बात करते हैं इस मिरर पे, जहाँ पे ये एक हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ले रहे हैं। देखो ये वाला जो लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड एज द इमेजिनरी लाइन। एकदम मिरर के बीचों बीच हम लोग लेते हैं।
और वो जहाँ मिरर से जाके टकराता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पोल। क्या बोलते हैं? पोल। अब इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जो इमेजिनरी लाइन हम लोगों ने लिया है दैट लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक और चीज़, ये जो कॉनकेव मिरर हम लोग लिए हैं, ये हम तुमको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि स्फेरिकल मिरर का एक पोर्शन है ये। मान लो अगर ये पूरा स्फेरिकल मिरर है, स्फेयर है, तो उसका बस इतना छोटा सा पार्ट, इतना ही वाला पार्ट हम लोग उठा लिए, तोड़ के, मान लो तोड़ के लिए हूँ मैं। स्फेरिकल मिरर का एक कर्व है ये, तो इसका सेंटर होगा, पूरा स्फेयर का तो सेंटर होता है ना, तो जो सेंटर पूरे स्फेयर का होगा, इस कर्व का भी तो सेंटर सेम होगा, वही होगा, तो उसका सेंटर भी होता है। ठीक है, ये जो पूरा जो लेंथ है, ये जो पूरा लेंथ है, ये पूरा लेंथ हो गया। दिस लेंथ इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है दिस। और इसका जो आधा होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोकस। एकदम इस लाइन के एकदम बीचों बीच हाफ पे होता है फोकस। ठीक है, फोकस। और फोकस से, एक मिनट, लेट मी कलर चेंज करने दो। और फोकस से जो ये डिस्टेंस है, फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर का हो गया। कॉन्वेक्स मिरर में अब देखो, कॉन्वेक्स मिरर में तुम बोलोगे सर इसमें तो लेफ्ट साइड है, इसमें राइट साइड क्यों है? अभी बताएं। इसको सर्कल इमेजिन करो। अब सर्कल जिधर रहेगा, छोटा ही सर्कल बनाया, उधर ही ना सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। मान लो ये सर्कल है, तो मिरर का शाइनिंग सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड, इसका सेंटर यहाँ होगा। मान लो सेंटर यहाँ है, तो ये सेंटर है, तो कर्वेचर का भी सेंटर किधर होगा? रफ सरफेस तरफ ही होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा रफ सरफेस में कर्वेचर बनता है। कि इमेजिनरी सर्कल बना के चेक कर लेना, नहीं भूलोगे। दूसरा, हाफ पे फोकस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला लाइन, इमेजिनरी लाइन जो देखो ये जो जा रहा है, ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ये तुम्हारा फोकल लेंथ, एफ से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं हम लोग। कैपिटल एफ रहा तो फोकस बोलते हैं उसको। फोकल लेंथ मतलब क्या? ये डिस्टेंस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ, है ना। और एफ मतलब ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है जो हाफ है, सी का हाफ है, मतलब ये जो पूरा ये जो लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकस, है ना। फोकल लेंथ जो है इसको डबल कर देंगे, दो फोकल लेंथ है तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर बना रहा है ना, है ना। तो यही चीज़ है, बेसिक सा चीज़ है। ये फॉर्मूला भी नहीं है, ये तो तुमको दिमाग में रहना चाहिए ये चीज़। आर इज इक्वल्स टू 2f हो जाता है, या इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू r/2 भी लिख सकते हो तुम। सो इट्स प्रीटी फाइन, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी है, तुम्हारी ज़िंदगी। बस लॉजिक मत भूलना, लॉजिक याद रहेगा, कैसे भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मेरा खुद का रटा रटाया कुछ भी नहीं, और पढ़ाने से पहले देखता भी नहीं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। तो डोंट वरी, सामने जो आता जाएगा पढ़ाते चला जाऊँगा। बस एक कहानी दिमाग में बना हुआ है, वही कहानी सुनाऊँगा बस, तो सुनते जाओ बस। तो अभी हम लोग क्या क्या बात कर लिए? रिफ्लेक्शन में हम लोग प्लेन मिरर का बात कर लिए, स्फेरिकल मिरर का बात कर लिए, लेकिन ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी बन रहा है, राइट। प्लेन मिरर में तो हम लोग बात किए कि इमेज कहाँ बनेगा, सेम डिस्टेंस पे बनेगा, लेकिन स्फेरिकल मिरर में बात किए क्या, मतलब स्फेरिकल मिरर में इमेज नहीं बनता है क्या? इमेज तो बनता है। तो आओ बात करते हैं, दिया हुआ है कि नहीं। अच्छा, पहले पहले अगर तुमको ये देखने का मन है तो यू कैन हैव अ लुक अपॉन ऑल दिस थिंग्स। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये सारा चीज़ पढ़ लेना एक बार, जस्ट गिव अ रीडिंग, सारा कुछ मैं समझा दिया हूँ। सो डोंट वरी, ये सारा चीज़ समझा दिया हूँ, ये सब बता दिया हूँ। एफ इज इक्वल्स टू r/2, r इज इक्वल्स टू 2f, ये सारा, हाँ सारा कुछ तो बता ही दिया हूँ।
ठीक है, जस्ट इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, you can take a screenshot as well, or if you want to move ahead, let's go on. Now, image formation by a spherical mirror. How does uh, the image formation take place? How does the image formation takes place? Sorry, the image formation take place. The image formation takes place in such a manner. There are certain rules. हम लोग कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है, हर चीज़ के लिए रूल होता है ना, तो इसमें भी रूल्स है, क्योंकि अलग अलग एंगल रहेगा। इसमें प्लेन मिरर की तरह एकदम सीधा नहीं है, हर जगह अलग अलग एंगल चेंज हो रहा है। प्लेन मिरर में कहीं से भी खींचो तो जहाँ भी गिरेगा, मान लो ये प्लेन मिरर है, यहाँ इंसिडेंट रे अगर सेम एंगल से यहाँ से आया या फिर यहाँ से आया, कहीं से भी गिरेगा तो रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल से जाएगा ना, है ना। लेकिन इसमें कॉन्केव या कॉन्वेक्स में नहीं होगा, यहाँ गिरेगा तो ऐसे भी जा सकता है क्योंकि इसका नॉर्मल यहाँ बन रहा है, यहाँ गिरेगा तो एग्जैक्ट वापस भी जा सकता है क्योंकि इसका नॉर्मल सेम इसी पे बन जाएगा। 0 डिग्री पे नॉर्मल और इंसिडेंट रे का जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री पे बनेगा, है कि नहीं? पॉसिबिलिटी तो है ना भाई। तो क्या किया जाए, तो हम लोग अलग अलग जगह से पढ़ेंगे। आओ, इसका रूल होता है। रूल क्या है? और रूल देखते हैं, और रूल देखते हैं। Now the rule is, the first rule, if an incident ray is passing parallel to the principal axis, then the reflected ray will pass through focus. अगर इंसिडेंट रे है, अगर ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, इसको बीच वाला लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस से अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे हमेशा फोकस से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। इंसिडेंट रे हमेशा पैरेलल रहेगा, रिफ्लेक्टेड रे हमेशा फोकस से पास करेगा। जैसे ही इंसिडेंट रे पैरेलल नहीं है, रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास नहीं करेगा। याद रखना ये चीज़, जब जब इंसिडेंट रे पैरेलल रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस से, तब तब रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास करेगा। दूसरा, जब जब इंसिडेंट रे फोकस से पास करेगा, इसी का उल्टा है एक्जैक्टली, जब जब इंसिडेंट रे फोकस से पास करेगा, रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। पहला में क्या था? इफ एन इंसिडेंट रे इज पासिंग parallel to the principal axis, then the reflected ray will pass through focus. And if an incident ray is passing through focus, then the reflected ray will be passing parallel to the principal axis. Very good. That's really amazing that I can feel that you are able to think now. चलो, हो गया। एक और होता है, आगे हम लोग बात कर लेंगे। पहले कॉन्वेक्स मिरर का भी देख लेते हैं। सेम है, इफ एन इंसिडेंट रे इज पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन द रिफ्लेक्टेड रे का, ये तो पीछे भाग गया सर, फोकस पे कहाँ गया? वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में फोकस है, फोकस के ही लाइन पे अलाइन होके रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो, principal ray, if an incident ray is passing in the line of focus, then the reflected ray will be parallel to the principal axis. Simple, easy, क्या है ना? So don't worry. Now, कर्वेचर से क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कर्वेचर पे बोलता है कि हम ही बाबा है, मेरे से आए हो मेरे से ही जाओगे। इफ एन इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, then the reflected ray will reflect back on the same path. जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से वापस चला जाएगा। इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चला जाएगा। इसमें भी सेम, कॉन्केव कॉन्वेक्स दोनों में सेम हो रहा है। ठीक है, ऑलराइट। नाउ द नेक्स्ट, एक होता है अगर पोल से टकरा गया। If an incident ray is passing through the, if an incident ray directly comes on the pole, then the reflected ray will be passing कैसे? नॉर्मल बनेगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस जो रहेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा? नॉर्मल का काम, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल का काम करेगा। और ये जो एंगल बनेगा इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में, जो एंगल बनेगा, अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल का काम कर रहा है
तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। सो सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों केस में सेम है, राइट। तो ये देख लो, इट इज़ वेरी, इट्स नॉट अ बिग डील टू अंडरस्टैंड। नाउ देखो, one more thing, how do you know that if an incident ray is parallel to the principal axis then the reflected ray must pass through focus? How can you say that? What is the basic proof I can give? The basic proof what I can give you is the incident ray is passing through the principal axis, is passing parallel to the principal axis, then we can always have a normal which will be passing from सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द रिफ्लेक्टेड रे विल बी पासिंग थ्रू फोकस। यहाँ जो एंगल बनेगा और यहाँ जो एंगल बनेगा, दोनों एंगल सेम होगा, और जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ होगा। दोनों एंगल जब सेम होगा तो ये हमेशा फोकस अलाइन होकर पास होगा। सो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कुछ भी वो मायने नहीं रखेगा, ठीक है। तो यही होता है, नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, और सॉरी ज़्यादा बड़ा हुआ, नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा सॉरी, नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा फोकस से पास करेगा इफ एन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेम यहाँ पे भी वही होगा। नॉर्मल इंसिडेंट रे क्या हो रहा है, यहाँ आकर टकरा रहा है, तो नॉर्मल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, रिफ्लेक्टेड रे हमेशा, जो रिफ्लेक्टेड रे है हमेशा फोकस से अलाइन होकर पास हो जाएगा, ठीक है। ग्रेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इमेज फॉर्मेशन। नाउ ये सारा तो बेसिक रूल सब है, ये रूल अगर तुम यहाँ तक समझ में आ गया, नहीं समझ में आया एक बार रिवाइंड करो 10-15 मिनट पहले, और एक बार फिर से देख के आओ वीडियो, बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया हुआ है। अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन में क्या होता है? इमेज फॉर्मेशन मतलब ऑब्जेक्ट कहीं पार्टिकुलर जगह पे रखा हुआ होगा, है ना, और इमेज फॉर्मेशन होगा। तो कॉनकेव मिरर में कहाँ बेसिकली इमेज रखा जा सकता है? मान लो ये रफ सरफेस, कॉनकेव मिरर में कहाँ रखा जा सकता है? ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। नाउ सबसे पहला, ये जो इमेजिनरी सर्कल बनेगा, इस सर्कल से दूर, बाहर बहुत दूर अगर है, मतलब इस सर्कल के बाहर है, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, है ना। ये सेंटर क्या है? सेंटर मतलब इमेजिनरी सर्कल का एकदम बीचों बीच, इमेजिनरी सर्कल का बीचों बीच ये सेंटर है। इस सेंटर के से पीछे अगर बन रहा है तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं, है ना, बियॉन्ड सी बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। लेकिन बियॉन्ड सी कहाँ तक बियॉन्ड सी? ये इमेजिनरी सर्कल जो बनेगा, इस इमेजिनरी सर्कल के बाहर अगर इमेज है तो उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट डिस्टेंस बोलते हैं। इनफाइनाइट डिस्टेंस है, ये बियॉन्ड सी है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस है, ये फोकस है, बिटवीन फोकस एंड पोल है। पोल पे तो ऑब्जेक्ट रखा ही नहीं जा सकता, तो इतना ही पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है इनफाइनाइट, एक पॉसिबिलिटी है इनफाइनाइट, एक पॉसिबिलिटी है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक पॉसिबिलिटी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक पॉसिबिलिटी है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एक पॉसिबिलिटी है एट फोकस, और द लास्ट पॉसिबिलिटी बिटवीन फोकस एंड पोल। कहीं भी यहाँ पे भी रखाएगा तो वो पोल और फोकस के बीच में ही होगा, 1 न 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस मिल ही जाएगा, तो हमेशा बिटवीन फोकस एंड पोल कहलाएगा, एग्जैक्ट पोल पे नहीं रखा जा सकता है ना। सो 6 केसेस हैं कॉनकेव मिरर। अब ध्यान से देखना, इसका ट्रिक व्रिक सब बता दूंगा, बस समझने का कोशिश करना। अगर समझ में आ जाएगा तो ट्रिक आसानी से याद रह जाएगा, समझ में नहीं आएगा तो ट्रिक भी भूल जाओगे। आते हैं पहला केस, देखो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, देखो लाइट रे हम लोग बेसिकली 2 ही लेने का ज़रूरत है। 4 लाइट रे, 10 लाइट रे, 1000 लाइट रे, पूरा बीम ऑफ लाइट रेज लेके हम लोग डायग्राम बनाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। तो ईजिली आप क्या करो, पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हमेशा इनफाइनाइट पे दोनों पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट कुछ है ही नहीं। पहला एट इनफाइनाइट का नेक्स्ट पॉइंट कुछ नहीं है,
हम लोग क्या करेंगे, पहला लाइट रे हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, दूसरा लाइट रे हमेशा नेक्स्ट पॉइंट से लेंगे। इनफाइनाइट का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, इनफाइनाइट का नेक्स्ट पॉइंट कैसे पहुंचेगा, तो दूसरा भी हम लोग पैरेलल ही ले लेते हैं। तो अगर इफ एन इंसिडेंट रे इज रूल पढ़े हम लोग, इफ एन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस then the image will be the reflected ray will be passing through focus, दोनों रिफ्लेक्टेड रे विल बी पासिंग थ्रू फोकस। देखो यहाँ चार इमेज, चार लेके देखा है, चारों का रिफ्लेक्टेड रे कैसे पास हो रहा है, चारों का रिफ्लेक्टेड रे विल इज एट फोकस। तो हम लोग कैसे इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं, पहले हम लोग इंसिडेंट रे ले रहे हैं, उसका रिफ्लेक्टेड रे जहाँ जहाँ जाके मिल जाएगा, एक पॉइंट पे मिलेगा, that point of contact will be the point of the formation of image। इमेज कहाँ बना, यहाँ फोकस पे, एग्जैक्ट फोकस पे बना, ना नीचे ना ऊपर। अगर नीचे या ऊपर होता तो उस हाइट का इमेज होता, अगर ऊपर होता तो इरेक्ट इमेज होता, नीचे होता तो इन्वर्टेड इमेज होता, लेकिन एकदम एट दिस पॉइंट, एकदम पॉइंट पे बना है, तो इमेज का देखो साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, एकदम पॉइंट पे ही बना है, पॉइंट साइज। दूसरा पोजीशन ऑफ द इमेज एट फोकस, ठीक है। तीसरा रियल एंड इन्वर्टेड, अभी बताया था ना कि हमेशा जरूरी नहीं है कि मिरर के पीछे इमेज बने। देखो इसमें क्या हुआ, मिरर के सामने ही इमेज फॉर्मेशन हो जा रहा है ना, मिरर के सामने ही इमेज फॉर्मेशन हो जा रहा है। कभी कभी ऐसा किए हो कि एक मिरर ले लिए हैं, एक मिरर से कागज जलाने का कोशिश कर रहे हैं सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके, तो मैक्सिमम पोटेंशियल वहाँ पे शो करता है ना, जब उसका एकदम पॉइंट एकदम सब बहुत ऐसे नज़दीक लेते जाओगे कागज पे, तो वो एक पॉइंट रहता है जो गोला बड़ा सा दिखता है, धीरे 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 छोटा होते चला जाता है, एकदम छोटा हो जाता है, फिर उसका और नज़दीक लेके जाओगे तो बड़ा होने लगता है। तो जब एकदम छोटा हो जाता है ना, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस, और वही उसी जगह पे जलेगा, उसी जगह सबसे ज़्यादा, उसी जगह पेपर जलता है, वही जगह सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। हीट क्यों प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जो सनलाइट से वो हीट अट्रैक्ट कर रहा है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है इसमें, तो उसी पॉइंट पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहीं पे सबसे जल्दी आग लगता है। अब समझ में आ रहा है क्यों लगता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस, यहीं पे पेपर रखा जाता है, और यहीं पे ये वाला हम लोग आईना लेके खड़े रहते हैं, ऐसे पेपर रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा क्या है, देखो पहला हम लोग देख लिए इनफाइनाइट देख लिए, दूसरा बियॉन्ड सी देखते हैं, और बियॉन्ड सी, फिर एट सी, बियॉन्ड सी में क्या हो रहा है, बियॉन्ड सी यहाँ पर ले लिया ऑब्जेक्ट, हम क्या बोले थे इसमें, पोल से लिया है, डोंट वरी, पोल से भी ले सकते हो, नेक्स्ट पॉइंट से भी ले सकते हो। पोल से ना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, कौन सा पोल से लेना है, कौन सा पोल से नहीं लेना है, ये चीज़ में आदमी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। हम भी जब 10th क्लास में थे तब हम भी परेशान हो जाया करते थे। तो इस वजह से ये मेरा ही सोचा हुआ है, मैं कहीं से ना देखा हूँ ना कुछ मैं बनाया, मेरे से बन गया, वो मैं करता चला गया, और वो सही भी हुआ हर जगह। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ये वाला भी बता ही देता हूँ। पहला इंसिडेंट रे लिया, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास हो गया। दूसरा इंसिडेंट रे क्या पोल से लिया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जोड़ के ऐसे पास करा दिया, बना कहाँ इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, यही हुआ ना। अब मेरा स्टाइल देखो, मेरा स्टाइल में कैसे होता है, ये ले लिए हम लोग कॉनकेव मिरर है, मान लो ये रफ सरफेस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट है, एक पैरेलल ले लिए तो फोकस से पास हो गया, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है, एकदम अपकमिंग नेक्स्ट पॉइंट क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करा दिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ मतलब इट विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन इट्स ओन पाथ, सेम पाथ। तो क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ है रिफ्लेक्टेड रे का, इस जगह पे, इस जगह पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, इमेज यहाँ फॉर्म हो रहा है, दिस इज द पॉइंट वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड, इसमें भी सेम, दिस इज द पॉइंट वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड। देखो अब ऑब्जेक्ट का साइज देखो,
हाइट ज़्यादा है ऑब्जेक्ट का, इमेज का हाइट कम है, ऑब्जेक्ट का हाइट ज़्यादा है, इमेज का हाइट कम है ना। तो स्मॉलर इन साइज कहाँ है, साइज ऑफ द इमेज स्मॉल, पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, नेचर रियल और इन्वर्टेड उल्टा है इमेज, दोनों केस में, है ना। सही है ना, लॉजिक है मेरा थॉट भी, क्योंकि मेरे को याद रट्टा नहीं मारा जाता है, मेरे से याद रहता नहीं, और मेरे को ये चीज़ याद करना भी नहीं था कभी भी कि मैं कौन सा पोल से लूँ कौन सा क्या करूँ, तो मैं हमेशा हर चीज़ में नेक्स्ट पॉइंट से लेते चला गया, बस लॉजिक दिमाग में रखना। इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल रहेगा तो इरेक्ट, रियल रहेगा तो इन्वर्टेड, वर्चुअल रहेगा इरेक्ट, रियल रहेगा इन्वर्टेड, ये रट लो। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, ये हो गया। अब एट सी देखो, एट सी पहला देखो, इसमें नेक्स्ट पॉइंट से लिया, इसमें पोल से नहीं लिया, ये यही चीज़ होने की वजह से मैं क्या किया, मैं नेक्स्ट पॉइंट से लेना चालू कर दिया। ऑब्जेक्ट यहाँ एट सी रखा हुआ, पहला लाइन, फर्स्ट इंसिडेंट रे गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, द रिफ्लेक्टेड रे passes through focus, next goes through the next incident ray goes through the next point, and the reflected ray goes parallel to the principal axis, because the incident ray is passing through focus, then the reflected ray will be passing parallel to the principal axis, right। तो क्या हुआ, इंसिडेंट रे यहाँ पैरेलल गया तो फोकस से पास हुआ, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ फोकस से गया तो पैरेलल पास हो गया, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे मिला कहाँ पे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एग्जैक्टली सेम हाइट, सेम साइज, सेम डिस्टेंस, बस एक चीज़ का डिफरेंस है कि इमेज इन्वर्टेड है। क्यों, क्योंकि आईना के सामने है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एट सी और सेम साइज, सेम डिस्टेंस पे सेम साइज, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ऊपर नीचे सेम डिस्टेंस पे, सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही पॉसिबल है कॉनकेव, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही पॉसिबल है कॉनकेव मिरर में, और कहीं पॉसिबल नहीं है। सो द नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पे आते हैं। समझ में आ गया, एट सी समझ में आ गया। अब बियॉन्ड बिटवीन सी एंड एफ सॉरी, बिटवीन सी एंड एफ क्या होगा, नेक्स्ट इसमें भी पोल से ले लिया, इसमें भी नेक्स्ट पॉइंट से ही हम लोग लेंगे, डोंट वरी। बिटवीन सी एंड एफ में क्या होगा, फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सेकेंड लाइट रे first incident ray is parallel to the principal axis, then the reflected ray will pass through focus, then second यहाँ पोल से लिया है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलाएंगे तो ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, मैं क्या किया था, मैं अपना बता देता हूँ, सॉरी ये फिसल के भाग रहा है, मेरा लॉजिक बताने नहीं दे रहा। एनीवेज कोई बात नहीं, मैं बता कर रहूँगा, मेरे से ज़्यादा ढीठ है क्या कोई, मेरा लाइट ऑन ऑफ हो रहा है, मेरे को उठने का मन नहीं कर रहा है, तुम लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। सो पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ व्हाट आई डिड वाज, दिस इज द ऑब्जेक्ट, फर्स्ट लाइट रे विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑलवेज पहला लाइट रे हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेकेंड लाइट रे में क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू फोकस, रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास हो गया, फिर उसके बाद सेकेंड, नेक्स्ट फोकस है, फोकस से पास हुआ, देन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल कम समवेयर, एकदम एग्जैक्टली स्केल से करोगे तो इट विल कम समवेयर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज इज ऑल्सो बिगर, है ना, size of the image is enlarged beyond C, real and inverted, right, दोनों सेम बन गया ना। that is how it is done। now add focus क्या होगा, पहला सेम वैसे ही सेम, पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू फोकस, दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पोल है तो पोल पे इंसिडेंट रे लिए, रिफ्लेक्टेड रे विल गो पैरेलली, ठीक है, क्योंकि ये क्या था, ये दोनों पैरेलली जा रहा है, और पैरेलल मतलब एग्जैक्ट पैरेलल नहीं है, ऐसा है कि कहीं ना कहीं एट इनफाइनाइट इट विल मीट एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब क्या, सर्कल के बाहर कहीं पे भी,
इमेजिनरी सर्कल जो है इस कॉनकेव मिरर का, सर्कल के बाहर कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगा ऑब्जेक्ट इमेज, और वहाँ पे इमेज का ऐसे फॉर्मेशन कर देगा एट समवेयर एट इनफाइनाइट। तो साइज ऑफ द इमेज इज हाईली इनलार्ज्ड, और जितना दूर जाएगा उतना बड़ा इमेज बनेगा। पोजिशन ऑफ द इमेज एट इन्फिनिटी, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब नाउ द नेक्स्ट। इस केस में क्या होता है कि इस केस में मेरे हिसाब से इस पीपीटी में जो ये जो पीपीटी है, आई डोंट नो वेयर आई हैव गॉट इट फ्रॉम, लेट मी चेक mycbseguide.com, आई हैव गॉट इट फ्रॉम देयर। मेरे हिसाब से, sorry, you have done a great job actually, you have made a great PPT to teach and to understand for the students really well, but this diagram I think is wrong। मेरे को गलत क्यों लगता है ये डायग्राम? देखो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बिटवीन फोकस एंड पोल, ध्यान से देखना। पहला लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन रिफ्लेक्टेड रे मस्ट पास थ्रू फोकस, लेकिन ऑब्जेक्ट से टकरा जा रहा है। ऑब्जेक्ट से टकरा के आर पार करके फोकस से थोड़ी पास हो सकता है यार। अगर हम खड़े हैं तो मेरे से लाइट टकरा के लाइट आर पार हो जाएगा क्या? रोहित मेहरा है क्या? रोहित मेहरा का इन्वेंशन है? क्रिश मूवी बन रहा है क्या? छोटा छोटा लॉजिक है यार, एनसीईआरटी भी ऐसा गलती करता है। दिस शुड नॉट बी द केस। तो क्या होगा, फोकस से तो पास कर ही नहीं सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला जो लाइट रे लेंगे, दैट शुड बी इन सर्टेन मैनर दैट इट शुड बी पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन में अलाइंड है तो रिफ्लेक्टेड रे विल ऑल्सो बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये देखो ये कैसे दूर भाग रहा है। दूसरा लाइट रे पोल्स लेंगे तो ये तो और दूर भाग रहा है। नाउ दिस शुड बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये इमेजिनरी जब इधर नहीं मिलेगा, रियलिटी में दूर भाग रहा है, रियल में नहीं मिल रहा तो वर्चुअल में मिला देंगे, है ना। बातों ही बातों में आज फिर से तुम्हारी बात हो गई, पता भी न चला समय का, कैसे इतनी छोटी रात हो गई, और एक ही तो समय है जब खुलकर बातें होती, भगवान ने चाहा और सपने में मुलाकात हो गई, है ना। तो रियलिटी में अगर नहीं मिल पा रहा है तो इमेजिनेशन में मिल जाएगा, है ना। इमेजिनेशन में मिल लो। मेरा ही लिखा हुआ शायरी है वो, किसी गुलजार साहब जैसा शायर तो मैं नहीं हूँ, लेकिन छोटा मोटा मार देते हैं, आगे भी वीडियोज़ में मारते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ वर्चुअल और एरेक्ट इमेज बन रहा है, हाईली एनलार्ज्ड इमेज बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। बिहाइंड द मिरर मतलब वर्चुअल, वर्चुअल मतलब एरेक्ट, बताए थे ना, वर्चुअल एरेक्ट रियल इन्वर्टेड, VERI, रट लो इसको। एक ही केस है जहाँ पर वर्चुअल एरेक्ट होता है कॉनकेव मिरर में, बाकी हर केस में रियल इन्वर्टेड रहेगा। कौन सा केस है? बिटवीन फोकस एंड पोल। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। 6 केसेस हो गए। अब एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ, इसको याद कैसे रखना है। ट्रिक बोला था सर, ट्रिक बताता हूँ। प्रशांत भैया का वीडियो से मैं सीखा हूँ, तुम लोग जाकर देख सकते हो। अगर यहाँ पे सीखने का, मेरे से सीखने का मन है सेम ट्रिक, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा ट्रिक है, मेरा छुपाया हुआ है, नहीं भाई, दूसरे का क्रेडिट हम क्यों ख़राब करें। हम भी तो कहीं ना कहीं से सीखे हैं। अगर हम खुद से इजाद करने लगे हैं तो सर्च और रिसर्च में अंतर हो जाएगा ना। सर्च, रिसर्च क्यों बोलते हैं, रिसर्च, दोबारा रिसाइकल, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ ना। सी कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट था हमारा, पहला यहाँ पे था, दूसरा मतलब पहला इन्फिनिटी, दूसरा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, चौथा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, पांचवा एट फोकस, छठा बिटवीन फोकस एंड पोल। यही 6 केसेस हम लोग पढ़े हैं ना ऑब्जेक्ट का। इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे हुआ है, लेट मी चेंज द पेन का कलर। फिर उसके बाद कैसे हुआ है, पहला बना है फोकस पे, इनफाइनाइट था तो फोकस पे बना। दूसरा कहाँ बना है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो यहाँ बना बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऐसे चलते चला जाएगा। तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर का सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना, ये 4 नंबर यहाँ बना है, 5 नंबर इनफाइनाइट पे बना है, छठा यहाँ बना है, छठा बाहर वर्चुअल बना। एक चीज़ और तुम इसमें गौर कर सकते हो, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट हाईली इनलार्ज था तो इमेज एकदम छोटा था। जैसे जैसे ये इधर घसकते गया ऑब्जेक्ट, हम लोग जैसे जैसे घसकते गया, इमेज वैसे वैसे बड़ा होते चला गया, इमेज वैसे वैसे बड़ा होते चला गया। तो नज़दीक जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जा रहा है, ऑब्जेक्ट छोटा होते जा रहा है, छोटा नहीं भी हो रहा है, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक आते जा रहा है, सेम साइज का ऑब्जेक्ट का इमेज एकदम पॉइंट साइज से बड़ा होते 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 इनफाइनाइट साइज में चला जाता है।
है ना। देखो यहाँ पॉइंट साइज है, फिर इससे बड़ा हो गया, फिर इससे बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया। तो वो तुम बस ऑब्जेक्ट कहाँ है उसे दिमाग में बैठा सकते हो कि लार्ज कहाँ हो जाएगा। इक्वल कहाँ होता है, इक्वल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो जाता है। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इक्वल हो जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसके बाद इमेज बड़ा होते चला जाता है। समझ में आ रहा है ना, लॉजिक समझ में आ रहा है। यही लॉजिक है, इसको ऐसे ही याद रखना। आओ अब और देखते हैं। अब है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का केस में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर का केस में क्या होगा, दो ही केस है इसका। पहला एट इन्फिनिटी, या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा या तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने रखा है, मिरर के पीछे तो रखा नहीं सकता। और इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे बनता है, तो उतना ऑप्शन ही नहीं है, तुम लोग बच गए। दो ही केस है इसमें। पहला क्या है, एट इन्फिनिटी, दूसरा इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी। तो एट इन्फिनिटी क्या होगा, अगर एट इन्फिनिटी ले लिए तो फोकस पे इमेज बनेगा, है ना, क्योंकि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस सेम आएगा, और इट विल रिफ्लेक्ट वाइल अलाइनिंग टू द फोकस। तो इमेज फोकस पे बनेगा। फोकस कहाँ है, मिरर के पीछे, मतलब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। ठीक है, पोजीशन एट फोकस। दूसरा क्या है, देखो पोजीशन ऑफ द, पहला कहीं पोजीशन एट फोकस, हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे। पहला क्या किए, पैरेलल ले लिए, प्रिंसिपल एक्सिस से सेम करेंगे तो क्या होगा, फोकस से पास करेगा। दूसरा हम लोग नेक्स्ट पॉइंट से ले लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इसका पोल ही है, तो पोल से लेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों मेजर करके लाइन खींच देना और उस हिसाब से पीछे बढ़ा देना। तो ये कहीं ना कहीं जाकर फोकस और पोल के बीच में आएगा, इमेज छोटा इमेज आएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज छोटा आता है, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज छोटा आता है, इसलिए जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों, क्योंकि पीछे का ज़्यादा छोटा छोटा दिखेगा, ज़्यादा एरिया कवर होगा, तो आदमी का एक्सीडेंट होने का चांस कम हो जाता है। दूसरा कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर में क्या हुआ है, धीरे धीरे बड़ा होते चला गया इमेज, याद रखना उससे। तो कॉन्केव मिरर में हम लोग को बड़ा बड़ा इमेज देखने को मिला है। तुम लोग शेविंग क्रीम ये सब में, मतलब शेविंग क्रीम बोल रहे हैं, शेविंग मिरर में ऐसे हम लोग शक्ल वकल देखते हैं, लड़की लोग मेकअप वेकअप करने के लिए ऐसे ऐसे करती हैं, ऐसे, तो उसमें लोग का चेहरा थोड़ा सा बड़ा दिखता है, कहाँ कहाँ छूट गया है ये सब देखने के लिए, तो वो कॉन्केव मिरर होता है। तो बड़ा देखना है तो कॉन्केव मिरर, छोटा देखना है तो कॉन्वेक्स मिरर। देखो यहाँ पे आ ही गया यूजेस, टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट, ये सब क्या होता है, बड़ा देखने के लिए कॉन्केव मिरर। दूसरा लार्ज इमेज ऑफ फेस ऑफ शेविंग मिरर हो गया, डेंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं कॉन्केव मिरर। ठीक है, फिर फोकस सनलाइट इन सोलर फर्नेस, लार्ज कॉन्केव मिरर यूज टू फोकस सनलाइट इन सोलर फर्नेस, ये सब कॉन्केव मिरर का ये है। कॉन्वेक्स मिरर में रियर व्यू मिरर, ये सब तो बता ही दिया, गिव्स डायरेक्ट इमेज, हेल्प्स ड्राइवर टू व्यू लार्ज एरिया। हाँ, कॉन्केव मिरर क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉन्केव मिरर में जब तक आप फोकस और पोल के डिस्टेंस के बीच में नहीं आ जाते हैं तब तक आपका इमेज इरेक्ट नहीं आएगा। इसलिए हम लोग रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं, क्योंकि इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट आएगा। अगर कॉन्केव मिरर यूज़ करेंगे तो एक ही केस है जब वर्चुअल एंड इरेक्ट आएगा, जब एकदम नज़दीक आ जाएगा, फोकस और पोल के बीच में आ जाएगा तभी सीधा होगा, नहीं तो हमेशा इन्वर्टेड इमेज आएगा। क्यों, क्योंकि रियल इमेज रियल और इन्वर्टेड रहेगा। ऑलराइट, नाउ द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन जनरली क्या होता है, साइन कन्वेंशन कुछ नहीं है। मान लो ये मिरर है, कर्व्ड मिरर है, कोई भी कॉन्केव या कॉन्वेक्स दोनों में से कुछ भी जो मानना है मान लो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। कभी ये देखे हो क्या, ग्राफ देखे हो क्या मैथ्स में, ये क्या होता है, ये प्लस एक्स एक्सिस होता है, ये माइनस एक्स एक्सिस होता है, ये प्लस वाई एक्सिस होता है, ये माइनस वाई एक्सिस होता है ना। तो हमेशा ये मान लो मिरर है, मिरर हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रहता है, मतलब ये फेस है ना, हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में लेके बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, इमेज को हम लोग वी से डिनोट करते हैं। यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, वी क्या है, इमेज है। याद रखना, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, वी क्या है, इमेज है। तो
हमेशा लेफ्ट साइड से रखते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, -x है लेफ्ट साइड, -x एक्सिस, तो ये ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव रहेगा, -u। ध्यान से सुनो, इससे जो भी क्वेश्चंस बनेगा इसी से बनेगा, टोटल साइन कन्वेंशन पे ही है, बस 1 से 2 फार्मूला है बस, और वो फार्मूला भी इतना इजी है तुम लोग मतलब भूलना चाहोगे नहीं भूल पाओगे, ऐसा फार्मूला है, एक बार दिमाग में रख लो और भूलने का कोशिश कर जाओ, माँ कसम भूल जाएंगे, ऐसा करके कसम खा जाओ नहीं भूल पाओगे, इसका गारंटी हम दे रहे। पॉइंट आता है साइन कन्वेंशन, प्लस और माइनस में सारा गड़बड़ी हो जाएगा, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। ग्राफ अपने दिमाग में रखना, सर प्लस वाई एक्सिस, पैर माइनस वाई एक्सिस, दाहिना हाथ प्लस एक्स एक्सिस, बायां हाथ माइनस एक्स एक्सिस, देख लो यहाँ पे प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, अगर ये कॉन्केव मिरर है, ये सरफेस है, शाइनिंग सरफेस के साइड में ऑब्जेक्ट रहेगा ना, सॉरी डिनर किए हुए ना, तो थोड़ा सा आई एम बर्पिंग अ बिट, डकार वकार मर्द आदमी यार आना चाहिए, और ऑब्वियसली औरत को भी आना चाहिए, नॉट ए नार्सिसिस्ट, सबको आना चाहिए। ऑलराइट, सो ये माइनस, ऑब्जेक्ट माइनस हो जाता है, क्यों ऑब्जेक्ट माइनस हो जाता है, देख लो ग्राफ में, ये माइनस एक्स एक्सिस है, और लेफ्ट साइड में जितना भी कुछ रहेगा, इमेज भी अगर लेफ्ट साइड में रहता है तो माइनस भी हो जाएगा, अगर राइट साइड में बनता है तो प्लस भी हो जाएगा। अगर तुमको बोल दे कि मिरर से इमेज का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, मतलब राइट साइड में है ना, क्योंकि +3 है, -3 रहता मतलब लेफ्ट साइड में रहता, तुमको ये चीज़ दिमाग में आएगा। राइट साइड और लेफ्ट साइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि राइट साइड और लेफ्ट साइड से ही पता चलेगा बिहाइंड द मिरर है कि फ्रंट ऑफ द मिरर है ना, तो उससे तुमको पता चलेगा अगर फ्रंट ऑफ द मिरर है तो कॉन्केव मिरर है ना, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में तो बिहाइंड द मिरर कुछ है ही नहीं, मतलब फ्रंट ऑफ द मिरर कुछ है ही नहीं, जो है 2 केस है, दोनों केस में बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है इमेज। कॉन्केव मिरर में ही 5 केस है जिसमें रियल और इन्वर्टेड फॉर्म हो रहा है, एक केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म हो रहा है, वो भी दूसरे तरफ, इसी तरफ है, लेफ्ट साइड में ही है बाकी सब, तो ऐसे ही पता करना है हम लोगों को, ठीक है, ध्यान से सुनो। तो ये साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन एक बार और बता देते हैं, पीछे जाने का ज़रूरत ना हो, ऐसे एक्स एक्सिस बनाना है, माइनस एक्स एक्सिस बनाना है, ये वाई एक्सिस बनाना है, माइनस वाई एक्सिस बनाना है। इमेज ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा तो -u रहेगा, ऑब्जेक्ट हमेशा -u रहेगा, इमेज कभी कभी बिहाइंड द मिरर भी रहता है तो राइट साइड में भी रह सकता है, कभी कभी इन फ्रंट ऑफ द मिरर रहता है तो मतलब मिरर के सामने रहता है तो माइनस में भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, तो -u रहेगा मतलब लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है तो हमेशा माइनस रहता है। हाँ, तो सॉरी थोड़ा सा टेक्निकलिटीज़ आ गया था, घर में लोग जब जाता है ना रात का समय, तो बीच बीच में मेरे को कट करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा हल्ला आवाज़ आ रहा था, तो ज़्यादा जगह नहीं है ये चीज़। तो हाँ, साइन कन्वेंशन का बात कर रहे थे, प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, जैसे एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस बना लेना। अब वाई एक्सिस का क्या है, तो वाई एक्सिस हाइट बताता है, रियल है कि इन्वर्टेड है, प्लस है मतलब रियल है, माइनस है मतलब इन्वर्टेड है, नीचे की तरफ इन्वर्टेड, ऊपर की तरफ रियल, ये चीज़ याद रखना। प्लस में है तो रियल है, सॉरी रियल बोल रहा हूँ, एरेक्ट है प्लस में तो एरेक्ट है, माइनस में है तो इन्वर्टेड है ना, एरेक्ट है मतलब वर्चुअल और एरेक्ट है, माइनस में इन्वर्टेड है मतलब रियल और इन्वर्टेड है, तो सीधा अपने आप पता चल जाएगा, नेचर ऑफ द इमेज पूछ दिया तो अगर इन्वर्टेड पता चल जाता है तो रियल तुम खुद से लिख दो, कोई कुछ चेक नहीं करने जा रहा कि कैसे आया, रियल क्यों आया, ये कोई नहीं पूछने जा रहा है, बस ये हिंट है, याद रखना, ठीक है। हाइट समझ में आ गया, ये एरेक्ट रहेगा, प्लस अगर रहेगा तो एरेक्ट है, माइनस रहेगा तो इन्वर्टेड है। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज में, ऑब्जेक्ट तो हमेशा माइनस ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, इमेज कभी कभी राइट साइड में रहता है, कभी कभी लेफ्ट साइड में रहता है, तो इमेज जब राइट साइड में रहेगा तो प्लस में डिनोट करेगा मतलब बिहाइंड द मिरर है, अगर इमेज लेफ्ट साइड में रहेगा तो माइनस में डिनोट करेगा मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। तो ये सब चीज़ उतना ध्यान नहीं देने का है, अरे बहुत ध्यान देने का है, सॉरी
बिहाइंड द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यहीं पे गेम बनेगा, यहीं पे गेम खराब होता है लोगों का, है ना। देखो ये प्लस वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, ऐसे ही करके बनाना है। अब आप मिरर फॉर्मूला देखते हैं, यही है फॉर्मूला, बैक कितना आलतू फालतू फॉर्मूला है ना। 1/f, एफ क्या है, फोकल लेंथ, इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/v, v क्या है, इमेज है, u क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u कर लेंगे, बस बन गया। बस यही देखना है कि v माइनस है, u माइनस है, v प्लस है, यही सब बस चेक करना है। फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ माइनस है, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ प्लस है, यही सब चीज़ बस देखना है थोड़ा सा, ठीक है। ये फिजिकल्स टू r/2 याद रखना। कभी कभी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देता है और बोल देता है, और मान लो इमेज दे देगा, बोल देगा ऑब्जेक्ट निकालो, तो बोलोगे सर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है और इमेज दिया हुआ है, ना फोकस दिया हुआ है, ना ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे। अरे कुछ नहीं करना है भाई, आर बस r इज इक्वल्स टू 2f कर दो, फोकल लेंथ सॉरी f इज इक्वल्स टू r/2 कर दो, निकल जाएगा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जैसे ही निकला 1/f माइनस 1/-v इज इक्वल्स टू 1/-u, है ना, बन जाएगा। बहुत ईजी, ऐसे ही आगे पीछे कर करके बना लेना, ठीक है। अब बात करते हैं हाइट, मैग्निफिकेशन का बात करते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या है, m से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज को h डैश से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को h से डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ एकदम दिमाग में रखो, हाइट मैग्निफिकेशन अगर 1 है, मतलब एकदम 1 है, तो इनलार्ज्ड है, ऐसा। आगे हम लोग बात करेंगे, रुक जाओ, रेशियो के बारे में बात करेंगे। m क्या होता है, इक्वल्स टू h डैश बाई h होता है, या फिर -v/u भी होता है। देखो -v/u भी होता है। तो मैग्निफिकेशन के बारे में फिर से, मैग्निफिकेशन मतलब इमेज का जो हाइट है और ऑब्जेक्ट का जो हाइट है उसका रेशियो होता है मैग्निफिकेशन, कि भाई हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज -v/u, है ना। तो उसको बोलते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन, या h डैश या बाई h भी इसको बोलते हैं। तो ये चीज़ दिमाग में रखना। मान लो h डैश बाई h, दोनों में से कुछ भी दिया रह सकता है। मैग्निफिकेशन, इफ द मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, मतलब इमेज इज मैग्नीफाइड। एक से अगर ज़्यादा है मैग्निफिकेशन, मान लो 1.5 सेंटीमीटर दे दिया, 1 सेंटीमीटर दे दिया, 1 सेंटीमीटर मतलब सेम साइज है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म हो रहा है कॉनकेव मिरर, है ना। मैग्निफिकेशन अगर 1 है तो। दूसरा, अगर अगर m से कम है तो डिमिनिश्ड इमेज है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग है, 0.5 0.7, अगर ऐसा कुछ रहता है तो क्या होगा, इमेज डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा ऑब्जेक्ट से, समझ में आया। 1 से ज़्यादा है तो लार्ज होगा, 1 के बराबर है तो इक्वल होगा, 1 से कम है तो इमेज छोटा होगा। तो इससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा मिरर होने वाला है ना। तो ये सारा चीज़ आराम से तुम लॉजिकली दिमाग में सोच सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर जाके हमारा कॉनकेव ख़त्म होता है, सॉरी मिरर ख़त्म होता है। क्वेश्चंस, एक्टिविटीज़ वगैरह अगर कुछ करवाना चाह रहे हो तो बोल देना नेक्स्ट वीडियो में। पीपीटी तो नहीं मिलेगा, मेरे को खुद से बना के तुमको बताना होगा। बहुत मुश्किल से ये पीपीटी मिला है तो वीडियो बना दे रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है फ्री फोकट का काम करने में। नाउ द पॉइंट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे आते हैं। ये चीज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे आने से पहले एक चीज़ और कंफर्म करना चाह रहे हैं, ये समझ में आ गया ना, साइन कन्वेंशन अगर समझ में आ गया है तो ये सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। फोकस कॉनकेव मिरर में निगेटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड क्या होता है, -x एक्सिस। यू ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, -x एक्सिस। वी कभी कभी इमेज कभी कभी निगेटिव, 5 केस में निगेटिव है कॉनकेव में,
एक केस में पॉजिटिव है, याद है ना, लास्ट वाला 6th वाला केस, राइट साइड चला जाता है वो। फिर कॉन्वेक्स मिरर, फोकस पॉजिटिव है क्योंकि राइट साइड में प्लस एक्स एक्सिस। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट निगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट नेगेटिव। इमेज पॉजिटिव, इमेज इसमें दोनों केस है, दोनों केस में पॉजिटिव होता है। ऑब्जेक्ट दोनों केस में निगेटिव ही होता है, कॉन्केव में भी कॉन्वेक्स में भी ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव होता है क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड में ही रहता है। गलत ही होगा भाई, तो थोड़ा बहुत हमको कंफ्यूज कर दे रहा है, बताओ, मेरा लॉजिक खराब कर दे रहा है, कोई बात नहीं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे आते हैं और थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करते हैं, बोर हो गया ब्राउन से। अब रखते हैं, क्या रखें, गेस करो तुम लोग, चलो ये रखते हैं, ये नहीं ये रखते हैं, देखते हैं किसका गेस सही हुआ। जिसका भी गेस सही होगा पेन गिव अवे कर देंगे उसको। ऑलराइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब लाइट का आर पार चला जाना किसी भी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट एंटर करता है और लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है। मीडियम मतलब एयर हो गया, वाटर हो गया, मीडियम डेंसिटी के हिसाब से डिवाइडेड रहता है। ध्यान से सुनना, ये 2-2.5 घंटे का वीडियो होने वाला है, 1 घंटा बीत चुका है। अगर तुम चाहते हो तो गो हैव अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक, आराम से ब्रेक ले लो, ब्रेक लेकर आराम से आओ, फिर एकदम टेंशन फ्री बात करो, पॉज कर दो यहाँ पे वीडियो अगर जाने का मन है तो, और आओ आराम से। रिफ्रैक्शन शुरू करते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब है बेंडिंग ऑफ लाइट। व्हेन अ लाइट रे, व्हेन एन इंसिडेंट रे enters into a different medium, और द बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करने की वजह से जो लाइट का बेंडिंग होता है, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। कहाँ होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जैसे कि हवा से पानी में, पानी में ऐसे टॉर्च मारोगे तो लाइट अंदर जाता है ना, तो लाइट जब अंदर जाता है तो अगर लेजर लाइट ही देखोगे, अगर अंदर जाता है तो वो नीचे जाकर बेंड हो जाता है। किधर बेंड होता है, कैसे बेंड होता है, उसका एक लॉजिक है। मीडियम हमेशा रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम पे हम लोग बात करते हैं। डेंसर जैसे कि मान लो ये हवा है, एयर है, ये वाटर है, ये पानी का सरफेस है, तो एयर वाला मीडियम हमेशा रेयर मीडियम रहेगा, वाटर वाला मीडियम डेंसर मीडियम रहेगा। कैसे पता करेंगे हम लोग कौन सा, कैसे वाटर डेंसर मीडियम कैसे? क्योंकि वाटर का एयर से डेंसिटी ज़्यादा है, इसी वजह से पानी ऊपर है, सॉरी हवा ऊपर है, पानी नीचे है। जब ये, और ये पता कैसे करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट से। एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाता है। एयर में जो लाइट का स्पीड है वो सेम रहता है, वैक्यूम में सेम रहता है, लेकिन जैसे ही एंटर करता है वाटर में या और भी कोई डेंसर मटेरियल्स में जब एंटर करता है तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस एज द डेंसिटी इंक्रीजेस। तो ये डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम है। 2 मीडियम हम लोग लेंगे, एक रेयर रहेगा, एक डेंसर रहेगा। तो ये बेसिक सा लॉजिक है। तो अगर हम लोग रेयर मीडियम से, मतलब एयर से, अगर वाटर में डेंसर मीडियम में अगर एंटर कर रहा है, देखो अगर ये घुसेगा तो इसको इनिशियली ऐसे आना चाहिए, लेकिन जिस पॉइंट पे टकराएगा उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये जो 90 डिग्री वाला लाइन जो दिख रहा है ना, इस 90 डिग्री वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। थोड़ा थोड़ा रिलेट करेंगे हम लोग कॉनकेव मिरर से। मिरर से लेंस में हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हम लोग बहुत कुछ रिलेट करेंगे। अगर तुमको मिरर अच्छे से समझ में आ गया है तो लेंस समझने में कोई टेंशन होने वाला नहीं। तो इंसिडेंट रे आया, इसको इनिशियली ऐसे घुस जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ इंसिडेंट रे घुसता है ना, तो रिफ्लेक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। यहाँ इस एंगल पे इसको बेंड होना चाहिए, इस एंगल पे जाना चाहिए था, लेकिन ये गया कहाँ? इस एंगल पे। तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर
अगर मान लो अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रहा है, सेम डायग्राम में अगर ड्रॉ करें हम, इफ एन इंसिडेंट रे इज पासिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन इट विल मूव अवे फ्रॉम द, इट विल बी मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल ये है, जाना चाहिए था ऐसे, चला गया ऐसे। तो समझ में सेम ऐसे ही दिखाया, डेंसर मीडियम ऊपर ले लिया है, जनरली वाटर नीचे रहता है, एयर ऊपर रहता है, तो नीचे से ऊपर हम दिखा दिए, सो डोंट वरी अबाउट इट, इट्स प्रीटी फाइन। क्या होता है, रेयर से डेंसर में जाता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर में जाता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये भी तुमको दिमाग में रहना चाहिए, ये चीज़ भी भूलने का कोशिश मत करना, ये चीज़ भी ध्यान में रखना। नाउ सम कॉमनली ऑब्जर्व फिनोमिनन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, क्या क्या फिनोमिना होता है रिफ्रैक्शन की वजह से, रेनबोज होता है, योर आइज, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड जो नेक्स्ट चैप्टर उसमें डिटेल में बात करेंगे आइस के बारे में, तो उसमें ये भी बात करेंगे। लाइट बेंडिंग इन अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर में जो बेंडिंग ऑफ लाइट होता है वो हो गया, ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। कैमरा लेंसेज, ऑब्जेक्ट डिसलोकेशन इन वाटर, बाइनोकुलर्स,